नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों को कोविड अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की सलाह दी। सरकार देश में नए वेरिएंट की आशंका कम करने के लिए हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों की रैंडम जांच करेगी। सरकार ने कहा, रोजगार मेलों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों में लगभग 1,47,000 नियुक्तियां की गईं। संसद ने तमिलनाडु के नारीकुरावन और कुर्रीविकारन समुदायों तथा कर्नाटक के वेट्टिकुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक पारित किया। खेलो इंडिया योजना में 21 खेलों के लिए 2,841 खिलाड़ियों का चयन किया गया और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन बनाए। जवाब में भारत के बिना किसी नुकसान के 19 रन। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कोविड के नए वेरिएंट और इसके जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की भी समीक्षा की। कुछ देशों में कोविड संक्रमण में तेजी के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा। श्री मोदी ने राज्यों को कोविड अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की तैयारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर और मानव संसाधन की तैयारियों की जांच करने को कहा। उन्होंने जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यों को भी निर्धारित जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन कोविड जांच नमूने भेजने को कहा। इससे नए वेरिएंट की पहचान में सुविधा होगी और रोकथाम के उपाय किए जा सकेंगे। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवा, टीके और अस्पतालों में बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और कीमतों पर नजर रखने की सलाह दी। प्रधानमंत्री को प्रतिदिन के आधार पर भारत में कोविड संक्रमण में तेजी से कमी की जानकारी दी गई। इस सप्ताह संक्रमण दर 0.14% रह गई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। सरकार ने कहा है कि वो कोविड की वैश्विक स्थिति और उसकी विभिन्न चुनौतियों पर नजर रखे हुए है। देश में नए वेरिएंट के आने की आशंका कम करने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों की रैंडम जांच शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज संसद के दोनों सदनों में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार चीन में कोविड संक्रमण की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत वैश्विक फार्मेसी के तौर पर हमेशा अन्य देशों की मदद करता रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने भारतीयों के लिए कोई परामर्श जारी नहीं किया है। एडवाइजरी की भी हमारी तरफ से भी कोई जारी नहीं हुई है। हमारी अपेक्षा यही रही कि जो भी कोई रहता है किसी देश में, वहां के हेल्थ गाइडलाइंस जो भी हो उनको वो पूरी तरह मानकर चले। जैसे हमारे देश में जो फॉरेनर्स है वो हमारे हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इसी तरह दूसरे देशों में जब लोग रहते हैं उनकी जो लोकल हेल्थ गाइडलाइंस है जो वहां रहते हैं इंडियन, वो उसको फॉलो करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड के बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि चीन में खतरों के आकलन के लिए संगठन को स्थिति की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और आईसीयू की जरूरतों पर विस्तृत जानकारी चाहिए। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने और देश में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास करने के लिए कई यूट्यूब चैनलों, एप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि रोजगार मेला आयोजनों में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में लगभग 1,47,000 नियुक्तियां की गई हैं। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 49 विभागों में विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियां की गई थीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। बाद में विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। इस विधेयक में मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी में न रखना, जुर्माने को तर्कसंगत बनाना और सरकार पर भरोसा बढ़ाना है। विधेयक पेश करते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस विधेयक से वर्तमान कानून में संशोधन होगा और कारोबार में आसानी होगी। संसद ने तमिलनाडु के नारी कोरावन और कुरी विकारन समुदायों तथा कर्नाटक के बेट्ट कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। राज्यसभा में आज संविधान जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश भर में छात्राओं के बीच सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और एचपीवी वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि विश्व स्तर पर सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। इसका जल्द पता चल जाने पर उपचार संभव है। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एवीजीसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गठित कार्यबल ने केंद्रीय सूचना प्रसारण अनुराग सिंह ठाकुर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में ये रिपोर्ट पेश की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर संसद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया है। आज संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ का अपमान किया। चेयरमैन साहब को इंसल्ट करना, चेयरमैन को डायरेक्शन को इंसल्ट करना, चेयरमैन को रिक्वेस्ट को इंसल्ट करना गंभीर बात है। संविधान के जो पद है, गर्व और मर्यादा का रखना आपका जिम्मेदारी है। आप बहुत बड़ा सीनियर नेता है, इसीलिए ये जो उन्होंने कहा है मैं चेयरमैन साहब का डायरेक्शन मानूंगा नहीं, मैं घोर निंदा इसका करता हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में कुल निर्यात 6.8 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन 2021-22 में ये बढ़कर 110 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खर्च कई गुना बढ़ा है। एमएसपी पर खरीद को भी इस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से बढ़ाया है और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से ज्यादा पैसा किसान को मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विभाग अधिक तापमान और लू से संबंधित कार्य योजना के बारे में 23 राज्यों से बातचीत कर रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस्पात उद्योग से देश में इस्पात उत्पादन और उपभोग बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देने की अपील की है। श्री कुलस्ते ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुरूप 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उपभोग बढ़ाने की जरूरत है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में महिला शिक्षा को समर्थन देता रहा है। भारत सभी अफगान नागरिकों, महिलाओं तथा लड़कियों के लिए समान अधिकार सुरक्षित करने वाली सरकार की स्थापना पर बल देता है।
India has consistently supported the cause of female education, women's education in Afghanistan, and we've been emphasizing the importance of the establishment of an inclusive and representative government that respects the rights of Afghans and ensures the equal rights of women and girls to participate in all aspects of Afghan society, including access to higher education. कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीय नागरिकों के संबंध में श्री बागची ने कहा कि भारतीय दूतावास उनसे बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव सहयोग करेगा। अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के तालिबानी आदेश के विरोध में आज काबुल में कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान में उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों को आदेश दिया है कि वे अपने यहां महिलाओं को प्रवेश न दें। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संगठन और अनेक मुस्लिम देशों ने इस घोषणा की घोर निंदा की है। वर्तमान ऋण व्यवस्था के अंतर्गत भारत ने आज श्रीलंका को 125 महिंद्रा SUV कार उपलब्ध कराई हैं। इस वर्ष के शुरू में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंतर्गत श्रीलंका को ये आधुनिक SUV कारें दी गई हैं। नेपाल के नवनिर्वाचित सांसदों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। वरिष्ठतम सांसद पशुपति शमशेर राणा ने नए बनेश्वर में संसद भवन में सांसदों को शपथ दिलाई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 241 अंक घटकर 60,826 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 72 अंक कम होकर 18,127 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 76 पैसे पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 74 सेंट बढ़कर $82.94 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत चीन कमांडर स्तरीय 17वीं बैठक मंगलवार को चुशुल मोल्दो सीमा पर चीन के क्षेत्र में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में एक बयान में कहा कि इस वर्ष 17 जुलाई को हुई बैठक में पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सरकार ने कहा है कि देश के 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से 10 करोड़ 75 लाख से अधिक परिवारों के घरों में नल से जल आपूर्ति होती है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया के अंतर्गत देश भर में 21 खेलों में 2,841 एथलीट्स को चुना गया है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता और प्रतिभा विकास के अंतर्गत एथलीटों को खेलो इंडिया गेम्स, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और खुली चयन परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना जाता है। उन्होंने कहा कि चुने गए एथलीट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ढाका में बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। शुभमान गिल 14 और KL राहुल 3 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 227 रन पर सिमट गई। उमेश यादव और R अश्विन ने 4-4 विकेट लिए। आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कल नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक दिवसीय संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि नृत्य से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और भविष्य के लिए ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों को कोविड अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की सलाह दी। सरकार देश में नए वेरिएंट की आशंका कम करने के लिए हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों की रैंडम जांच करेगी। सरकार ने कहा, रोजगार मेलों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों में लगभग 1,47,000 नियुक्तियां की गईं। संसद ने तमिलनाडु के नारी कोरावन और कुरीविक्कारन समुदायों तथा कर्नाटक के बेट कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक पारित किया। खेलो इंडिया योजना में 21 खेलों के लिए 2,841 खिलाड़ियों का चयन किया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन बनाए।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।